आदरणीय सभापति महोदय, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे न्यायालय के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ कानूनी जंग मैंने खुद लड़ी है। इसलिए मुझे फर्स्ट हैंड पर्सनल नॉलेज और आतंकवादियों के बाबत सही है। इसलिए मैं आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को भी मैं विश्लेषणात्मक तुलना करूंगा। यह क्रिटिकल एनालिसिस इसलिए जरूरी है आज कि अगर हमें ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन करना है तो हमें यह जानना होगा कि आज तक आतंकवादियों के खिलाफ जो भी सरकार आए उन्होंने क्या गतिविधियां अपनाई थी और उसके बारे में पाकिस्तान का क्या रवैया रहा। मैं इस बार में जरूर कहूंगा कि सच कहना अगर जुर्म है तो जुर्म सही, झुकना नहीं आता हमें, जो बात सही है वही कहेंगे जमाने से, चाहे मिले तालियां या फिर ताने सभी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जो पहली ट्रायल 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस चलाई थी 12 मार्च 93 में बंबई में 12 जगह अलग अलग पहली बार आरडीएक्स इस्तेमाल करके टाइम पेंसिल डिटोनेटर लगा के एक ही वक्त में मुंबई में बॉम्ब स्फोट किए थे। 250 के ऊपर लोग मर गए थे और कई बेगुनाह लोग जख्मी भी हुए थे। लेकिन इसमें तो होम बेस्ड टेररिस्ट जो थे उनको उकसाया गया था और उकसाने की मदद जो की थी वो पाकिस्तान ने किया था। हमारे पास पूरा सबूत था और उस वक्त की जो सरकार थी उसके बारे में मैं संक्षिप्त कहूंगा। इसलिए कहूंगा कि क्या आपने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की कोशिश की? क्यों हम डर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए? इसकी पूरी साजिश 12 मार्च 93 की साजिश दुबई में हुई थी और दुबई में हमारे होम बेस्ड टेररिस्ट को पाकिस्तान में भेजा गया था। सवाल यह पैदा होता है कि क्या हमारे पास क्या सबूत था पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट में? जैसे आदरणीय सभापति महोदय जी, आदरणीय सभापति महोदय जी, जिस वक्त ये हमारे होम बेस्ड टेररिस्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई थी कि इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज को दुर्लक्ष्य किया जाए। नतीजा यह हुआ कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट रहने के बावजूद उन पे एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन का ठप्पा नहीं लगाया गया था। जो हमारे होम बेस्ड टेररिस्ट को पकड़ा गया उनके जब पासपोर्ट की तलाशी ली गई तब पासपोर्ट के सामने ये बात साबित आ गई। उनको छानबीन करने के बाद उन्होंने बताया कि साहब हम गुनाह कबूल करते हैं, हमारी गलती हुई है। उनकी गवाही हमने कोर्ट में ली थी और उन्होंने ये साफ तौर पर जानकारी दी। यह कहना जरूरी है कि उसका चार्जशीट बंबई पुलिस यानी महारा पुलिस ने दर्ज किया था और चार्जशीट दर्ज करने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी के पास चलाया गया था। हमने उसमें, मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, हमने उस केस में वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज लगाया था। बाद में जैसे हमने चार्जशीट दर्ज किया उसके बाद सेंट्रल एजेंसी ने यह चार्ज हटाया दिया। क्यों हटाया? देखिए यह बड़ी अहम बात है। क्यों? उस वक्त भी हम पाकिस्तान से डरे हुए थे। उसके बाद जो मैंने दूसरी केस जो इंपॉर्टेंट केस आज जिसका जिक्र किया गया, यूनियन होम मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि 26/11/2008 को बंबई में आतंकी हमला हुआ। सिर्फ कसाब अजमल अमीर कसाब इकलौता एक टेररिस्ट पकड़ा गया जिंदा, बाकी के एनकाउंटर में तो मारे गए। लेकिन मुझे कहा गया था उस वक्त मुझे कहा गया था कि कसाब के खिलाफ अलग अलग चार्जशीट करो ताकि हम कसाब को जल्द से जल्द फांसी दे सके। मैंने कहा क्यों? बोले हमें कसाब को फांसी देना है। मतलब कसाब को तो ऐसी फांसी मिल सकती है? नहीं, हमें कसाब को ही सिर्फ फांसी देना है। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो हम पाकिस्तान का नकाब कभी सामने दुनिया के सामने नहीं ला सकते। हमने नहीं माना। बॉम्बे पुलिस को हमने हिदायत दी कि सिंगल चार्जशीट दर्ज करो। हमने सिंगल चार्जशीट दर्ज की। विद इन अ ईयर वी हैव कंप्लीटेड अ ट्रायल। फिर हम बाद में उसके बाद भी मैं
इधर गया था, इस्लामाबाद गए थे हम, यानी एज ए मेंबर ऑफ द ऑफिशियल डेलीगेशन टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वो गया था मैं 2012 में, 2012-13 में मैं इस्लामाबाद, और मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 ऑफिशियल्स थे। वहां मीटिंग हमारी हुई पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ। पाकिस्तान के अधिकारियों को हमने बता दिया कि तुमने कॉन्स्पिरेसी, साजिश का आरोप नहीं लगाया। उनका जवाब एक ही था कि भाई आपने हमें इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं दी। हमने उसको कहा कि भाई साजिश तो आपके भूमि पर हुई है, आपको सबूत ढूंढना चाहिए, आप हमसे कैसे सबूत मांग सकते हैं। उनका नकारा तुरंत था। हम वापस इंडिया आ गए, दिल्ली को हमने रिपोर्ट भेज दी कि ये नहीं मान रहे हैं। उसके बाद जब सत्ता बदल हो गई, महाराष्ट्र में सत्ता बदल हो गई, तब फिर जैसे ही कसाब के खिलाफ, एक कसाब ने जो, उसको तो फांसी हो गई थी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने को हमने बताया कि डेविड हेडली ने जो शिकागो कोर्ट में कबूली दी है, उसमें कहा है कि पाकिस्तान से किस तरह से मदद मिलती है। हमने कहा इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमने उसका सबूत लेना चाहिए। हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे। हमने डेविड हेडली की गवाही ली और पूरा वो डॉक्यूमेंट से, जहां तक डेविड हेडली ने पूरे साफ तौर पर बताया था कि लश्कर ए तोयबा यानी जमात उत दावा का किस तरह से साठगांठ ये आईएसआई के आर्मी ऑफिसर से, ईमेल करेस्पॉन्डेंट जो हुआ था दोनों देशों में, उनके लश्कर ए तोयबा और डेविड हेडली में, वो शिकागो कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। हमने वो भी मंगाया और बंबई कोर्ट के सामने पेश किया। नतीजा ये हुआ कि इस पूरा 26/11 के आतंकी के हमले के पीछे पाकिस्तान को रोल स्पष्ट हो चुका था, और उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने उस पर ये पूरा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजा था। मैं दुर्भाग्य से ये कहूंगा, राजनीति करने के लिए ये 26/11 के आतंकी हमले में जो हमने बताया, कभी भी आज तक पाकिस्तान में कभी भी ये सवाल नहीं किया गया कि क्यों, क्या सवाल इसलिए नहीं किया गया कि कसाब को फांसी देने की प्रक्रिया पूरी कानूनी व्यवस्था के साथ की थी और ओपन कोर्ट में की थी। हमने ये सवाल पाकिस्तान में उठाया था कि आपने जो जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनके बारे में क्या, आपने हाफिज सईद को अरेस्ट नहीं किया, जकीउर रहमान लोग को लखवी ने अरेस्ट नहीं किया। तब उनका कहना था कि सबूत के बारे में वापस फिर वो मांग रहे थे। मैं एक बात बहुत गहराई से वहां महसूस की कि पाकिस्तान उस समय भारत को गंभीरता से नहीं लेता था। उनकी भाषा में, उनकी व्यवहार में, उनकी रवैये में एक बात साफ झलकती थी कि उन्हें यह विश्वास था कि भारत तो निर्णायक प्रतिक्रिया न देगा और न ही आतंक के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए, लेकिन वो भारत तब का था, अब नहीं। आज मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये साफ कर दिया है कि सिर्फ हम फाइलों में नहीं लड़ते, हम फील्ड में जवाब देते हैं। अब भारत सहता नहीं है, भारत संकल्प करता है। अब भारत चुप नहीं रहता, भारत सीधा जवाब देता है। जो पाकिस्तान कभी भारत को हल्के में लेता था, आज वही पाकिस्तान अपने आतंक से डरा बैठा है, भारत की प्रतिक्रिया के भय से। यह परिवर्तन केवल एक नीति का नहीं, यह परिवर्तन मैं जरूर कहूंगा नेतृत्व का है। यह परिवर्तन सरकार की निर्णायक सोच का है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच का है। सभापति महोदय, सबसे मैं यह बात पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन नहीं था, बल्कि यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। और यह आत्मरक्षा का सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी राष्ट्र की सुरक्षा पर, उसके निर्दोष नागरिकों की जान पर बार बार हमला होता है, और जब हमला सीमा पार से संचालित आतंकी गुटों से द्वारा होता है, तो उस राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह सीमित और आवश्यक बल का उपयोग करे। भारत ने यही किया। हमने न तो पाकिस्तान की संप्रदाय का अपमान किया, न ही युद्ध का बिगुल फूंका। हमने केवल आतंक के उन अड्डों को निशाना बनाया जहां बार बार हमारे देश पर हमले की साजिश रची जा रही थी। सभापति महोदय जी, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है किस प्रकार पाकिस्तान का धरती का उपयोग आतंकवादी संगठन द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए किया।
ये गुट केवल सीमा पर नहीं, हमारे शहरों के बीचों बीच आतंक का जाल फैलाने की कोशिश करते। कभी पुलवामा, कभी उरी, कभी पठानकोट। हम चुप रहे। हमने बार बार बातचीत की पहल की, हमने डोसियर दिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की जवाबदेही की सुनिश्चित करने का प्रयास किया। लेकिन जब आतंक की बंदूकें फिर हमारे निर्दोष नागरिक की ओर मुड़ी, तो भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ऑपरेशन सिंदूर एक उत्तर नहीं था, मैं मानता हूं कि वह एक संदेश था। सभापति महोदय, इस सदन को यह जानकर गर्व होगा कि यह ऑपरेशन न केवल सैन्य दृष्टि से सफल रहा, बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी परिपक्वता का परिचय देता है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि कोई निर्दोष नागरिक की हताहत न हो। हमने यह सुनिश्चित किया कि हमला सीमित, सटीक और टारगेटेड हो। हमने यह सुनिश्चित किया कि भारत की छवि एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में और भी मजबूत हो। यह भारत की नैतिक श्रेष्ठता और रणनीतिक श्रेष्ठता दोनों का प्रतीक था। सभापति जी, लोग पूछते हैं कि क्या यह आवश्यक था? लोग पूछते हैं कि क्या सीज फायर करना जरूरी था? लोग पूछते हैं, सदन में सवाल खड़े किए गए, मैं पूछता हूं हम कितना सहेंगे? और आतंकवादी गोली चलाएं और हम मुखदर्शक बन रहे, हमारे जवान शहीद हो और हम सिर्फ मोमबत्ती जलाकर रह जाएं, हमारे स्कूल, हमारे बाजार, हमारे मंदिर निशाने पर हो और हम भी फिर शांति का अपील करते रहे। शांति तब तक मूल्यवान है जब तक एक तरफा बलिदान न बजाए। ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि अब शब्दों से नहीं, संकल्प से जवाब देने का समय था। यह ऑपरेशन सिर्फ केवल एक देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरे विश्व को यह दिखाने का प्रयास था कि आतंकवाद को पनाह देने के वाले देशों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। भारत का यह कदम अन्य लोकतांत्रिक देशों के लिए भी एक मिसाल है कि आतंक से लड़ाई सिर्फ शब्दों से नहीं, इच्छा शक्ति से लड़ाई की जाती है। मैं इस अवसर पर हमारे सशस्त्र बलों के पराक्रम को तो नमन करता हूं, उनकी तैयारी, सटीकता और धैर्य यह संभव बनाए। और मैं प्रधानमंत्री के, हमारे रक्षा मंत्री का भी नेतृत्व को भी प्रणाम करता हूं, जिनके दृढ़ निश्चय और स्पष्ट नीति के बिना यह संभव नहीं होता। यह वही नेतृत्व है जो कहता है कि हम शांति के पक्षधर में हैं, पर राष्ट्र की रक्षा में किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, भारत कभी युद्ध का इच्छुक नहीं था। हम न विस्तारवादी है, न आक्रामक है। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा, नागरिकों की जान और हमारी सीमाओं के पवित्र की हो, तो भारत न झुकता है, न रुकता है, आक्रामक वालों को रुलाता है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आज एक सवाल किया गया, हमारे ऑनरेबल फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर ने यह सवाल किया था कि एज टू व्हाई देयर वाज ए सीज फायर। नो डाउट he might have thought this is a very important question, but being in the politics, what government has taken the decision, it was an absolutely right decision. भारत एक सभ्य और संविधानक राष्ट्र है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों और जिनेवा कन्वेंशन का पालन करता है। ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाते समय भारतीय सेना और सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सबसे दो बड़े मूलभूत सिद्धांतों को कड़ाई से पालन किया। और जिनेवा कन्वेंशन का पहला जो सिद्धांत है कि प्रोपोर्शनैलिटी, हमला इतना ही किया जाए जितना आवश्यक था। दूसरा सिद्धांत यह है कि डिस्टिंक्शन, और डिस्टिंक्शन में नागरिक और सैन्य ठिकानों में स्पष्ट अंतर रखा गया। इस ऑपरेशन में किसी नागरिक ढांचे, अस्पताल, स्कूल या पाकिस्तान सैन्य अड्डे को निशाना नहीं बनाया गया। मैं ये कहूंगा जरूर कि इस सुंदर ऑपरेशन ने, तंदू ऑपरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत तो किया। जहां पहले भारत को संयम बरतने की सलाह दी जाती थी, वही इस बार अमेरिका, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया देशों ने भारत के आत्मरक्षा का अधिकार का समर्थन किया। इस सदन में ऐसा कहा गया, कोई प्रदेश नीति नहीं, कोई फॉरेन कंट्री ने हमारा समर्थन नहीं किया। यह बात सर गलत है। वैश्विक समुदाय ने पहली बार माना कि पाकिस्तान से धरती से
संचालित आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए आवश्यक और उचित कार्रवाई थी। इससे स्पष्ट है कि भारत अब वैश्विक सुरक्षा विमर्श में सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति भी बन चुका हो। इस अभियान ने यह देखा कि भारत मजबूत है लेकिन कुशलता और न्याय के संयोजन से भी ज्यादा असरदार है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया, भारत न केवल कानून रूप में सशक्त निर्णय लेता है बल्कि उसे मानवीय और नैतिक तरीके से सामने रखता है। आदरणीय महोदय, आत्मरक्षा केवल एक रणनीतिक आवश्यकता नहीं बल्कि एक न्याय संगत धर्म भी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने धर्म में कहा था, एक लास्ट 1 मिनट, कि नहीं करिष्ये जातु तिष्ठन्त कर्मकृत। इसका मतलब यही है संस्कृत कपलेट का कि जब अधर्म बढ़ता है तब निष्क्रियता भी अपराध है। भारत निष्क्रिय नहीं रह सकता है। हमने धर्म और विधि दोनों का पालन करते हुए आतंक के विरुद्ध यह निर्णायक कदम उठाए, वह भी पूर्ण संयम, बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक व्यवस्था के अंतर्गत है। आज का भारत, यह नया भारत 21वीं सदी का आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है जो आंखें में आंख डालकर बात करता है। यह नया भारत है जो आतंकवादियों को उनकी भाषा में उत्तर देना चाहता है। अंत में मैं एक ही इतना ही कहूंगा, आज मुझे जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी का यही सदन में हमारे विपक्ष के नेता थे, उस वक्त के थे अटल बिहारी जी वाजपेयी। उन्होंने एक शब्द में कहा और इंदिरा जी कहा कि आप साक्षात दुर्गा जी हैं। जिस तरह से अटल बिहारी ने अपनी मन की श्रीमंती दिखाई, ऐसी मन की श्रीमंती आज मैं देखना चाहता था, विटनेस चाहता था। लेकिन भाई मैं बहुत निराश हो गया कि विपक्ष से ट्रम्प क्या बोले, अमेरिका से क्या बोले, फायर क्यों नहीं किया, इस तरह के सवाल करके बवाल करने का जो प्रयत्न हुआ उससे मुझे बहुत दुख हूं। कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैं चाहता था कि जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उस पर रिजेक्शन होगा, कोई सुझाव आएंगे कि किस तरह से आगे चल के हमने क्या करना चाहिए। धन्यवाद। मशीन नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।